देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मेहनत करने में लगी हुई हैं और नेता एक दूसरे नेता पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हर मंच पर राहुल गांधी पीएम मोदी पर टिप्पणी करना नहीं भूलते। आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया तो सेना को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। दो तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया गया है। सेना इसे नहीं चाहती। इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। तो दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने बस्ती में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज देखकर मैं हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 79 सीटें जीत जाएंगे। ये दिन में सपने देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इनको नींद से जगाने का काम करने वाली है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो राहुल गांधी ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जिस तरह सेना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बस्ती में भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अरिवाल मलिक जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से राकेश सिंह यादव जी। सर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम मोदी पर निशाना साधा है और सेना को लेकर जो बात कही है कि अब दो तरीके के लोग शहीद होंगे, एक को तो पूरा दर्जा मिलेगा जो पहले से ही सेना में भर्ती हैं, लेकिन जो अग्निवीर के तहत इस सेना में भर्ती हुए हैं उनको वो दर्जा नहीं मिल पाएगा। और ये जो योजना है ये पीएम मोदी की योजना है, सेना इसे नहीं चाहती। पूरे विश्व में देखेंगे तो कहीं भी ऐसी सेना नहीं है जहाँ दो तरह के नियम लागू होते हैं कि बॉर्डर पर अगर कोई शहीद हुआ तो एक शहीद को तो पेंशन या सारी सुविधाएं मिलेंगी और दूसरा शहीद हुआ उसको कुछ नहीं मिलेगा। सेना का वर्गीकरण कभी भी नहीं किया जाता। लेकिन पीएम मोदी ने देश के युवाओं को बरगलाने के लिए, बेरोजगारों को और बेरोजगार करने के लिए इस तरह की एक योजना सामने रखकर लालच दिया कि इससे आपका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन 4 साल बाद वो युवा कहाँ जाएगा और क्या करेगा, उसकी कोई कार्य योजना, उसकी कोई प्लान किसी के पास नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा या चौकीदार बनेगा। तो सवाल ये है कि सेना में जो भर्ती होते हैं उनका एक जज्बा होता है देश प्रेम का, एक अलग हटके लोग होते हैं, वो बॉर्डर पे अपने जीवन लगा देते हैं
इसके पीछे उनका परिवार होता है। अब मान लीजिए अग्निवीर में जिनको आपने नौकरी दी है, जिनको सेना में शामिल किया है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा जी? वो तो दर दर भटकने से मजबूर हो जाएगा। तो ये ऐसी योजना थी जो देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है, और सेना के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो 4 साल की नौकरी करने आएगा उसको देश प्रेम तो कोई लेना देना नहीं है, उससे 4 साल की तनख्वाह और सुविधाओं का उपभोग करना चाहेगा, और उन्हीं से अपने आप को व्यवस्थित करके 4 साल बाद फिर वो वापस सड़क पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सेना में भर्ती करना सेना का भी अपमान है, देशभक्ति का अपमान है, इसलिए इस योजना को कूड़ेदान में उठा के फेंक दिया जाएगा। राहुल जी ने 100% सही बोला। ठीक है अभिलाल जी, आज राहुल गांधी ने ये बात हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बोली है, और हरियाणा में किसान ज़्यादा रहते हैं, किसानों के लोग जो किसानों के बेटे होते हैं वो भी सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होते हैं। अब उस जगह राहुल गांधी की इस बात के क्या मायने लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जनता को लुभाने की तो पूरी कोशिश हर पार्टी इस समय करने से लगी ही है, लेकिन उन्होंने जो सेना का मुद्दा ये उठाया है, कहीं ना कहीं हरियाणा में ये आपको नुकसान ना दे दे। मलिक साहब सुन पा रहे हैं? शायद अभिलाल मलिक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। आज पीएम मोदी ने बस्ती में भी जनसभा को संबोधित किया है, और उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिन में सपने देखते हैं और जनता इनको नींद से उठाने का काम करेगी। इन्होंने कह दिया कि 79 सीटें जीत रहे हैं, ये दिन में सपने देखने के बराबर। प्रधानमंत्री जी के जो भी आरोप विपक्ष लगाता है या सवाल पूछता है, वो उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे अग्निवीर का सवाल राहुल जी ने पूछा, तो उसको छोड़कर वो फिल्मी डायलॉग बाजी पाया जाता है। अब शहजादे शब्द का बोलना भारत की राजनीति में किसका प्रतीक है? क्या ये मुगलों के अनुयायी हैं, या मुगल शासन को बेहद पसंद करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो इनके दिमाग पे शहजादा शब्द रखा रहता है, या ये खुद बादशाह बन गए हैं और अब सबको शहजादा बोलते हैं? बोली की भाषा ये स्पष्ट करती है कि देश के पीएम की ऐसी भाषा पिछले कई पीएम आप देखेंगे कभी नहीं रही। वो विकास के मुद्दे पे देश के पीएम बात करते थे, अपनी नीतियों पे बात करते थे, अपनी विदेश नीति पे बात करते थे, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते थे, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे चर्चा होती थी। लेकिन आप पीएम मोदी जी का भाषण अगर देखेंगे तो मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मंगलसूत्र, वहां से चल के एक घर पे आपका मुसलमान कब्जा कर लेंगे, एक गाड़ी मुसलमान ले लेंगे। यहाँ से पूरा चुनाव चला है, तो अब आके शहजादा, अब इसके बाद सलीम, अनारकली, ये सब कुछ गाना गाते रहेंगे। जिससे देश को क्या लेना देना, पढ़े लिखे युवाओं को क्या लेना देना? उनको तो आज वो जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं, नौकरी चाहिए, वो तो उनको नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी का तो आसान है, आज तक आप देख रहे हैं जितनी एग्जाम होती है, बाद में नियुक्तियां नहीं होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के लेन देन के कोई IAS IPS नहीं बन पा रहा है। ये ऐसी स्थिति हर राज्य में, पूरे देश में निर्मित होती है। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जब पीएम जो सवाल कोई भी दल पूछेगा, तो पीएम की तरफ से उसका सार्थक जवाब कभी नहीं आएगा। तो सीधे सीधे उन बातों पे आ जाएंगे जिससे जनता का मनोरंजन होता है। अब जैसे शहजादा बोलना अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, ये बात दर्शाता है कि इसका स्तर कहाँ पहुंच गया है और चुनाव को किस स्तर पर लेके जा रहे हैं। ये सभ्यता नहीं होती बातचीत की। इस देश की राजनीति में इंदिरा जी को भी देखा, अटल जी को भी देखा, अटल जी के मुंह से कभी ऐसे शब्द, इतने नीचे शब्द नहीं सुने गए, क्योंकि उनका कैडर अलग था, उनकी सोच अलग थी, वो इस देश के सर्वमान्य नेता थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक सर्वमान्य नेता नहीं है, एक तानाशाही नेता है, जिन्होंने बीजेपी पे भी कब्जा कर रखा है और देश पे भी कब्जा कर रखा है। और ना तो आप देश उनको स्वीकार करने की स्थिति में है, ना बीजेपी के नेता उनको स्वीकार करने की स्थिति में है। इसलिए लगता है कि 4 जून को उनको इस बार विदाई हो जाएगी। ठीक है अभिलाल मलिक जी, अभी जिस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी हर चुनावी जनसभा में सिर्फ राहुल गांधी को ही टारगेट करते हैं, शहजादा बोलते हैं, और एक ही नहीं, वो जहां भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, सीधा सीधा टारगेट उनका कांग्रेस और राहुल गांधी होते हैं।
शहजादा कहना। ऐसा नहीं लगता कि पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ राहुल गांधी पर डिपेंड है? जनता का वोट चला रहे हैं, हम जनता को बात को समझना चाहिए। हम को मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये लोग जिनको मुसलमान करते हैं इसकी सच्चाई जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को इसकी सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, जिससे अपना रहे हैं, इनकी मौजूदगी के चेहरों पर नजर आ रही है। हम गाँव गरीब की बात कर रहे हैं, हम की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम योजना विश्वास रखते हैं, हम जनता चलाते हैं, वहाँ योजना चलाते हैं, मुद्दा योजना चलाते हैं, समाज योजना चलाते हैं, पाकिस्तान को मुद्दा जगह है, ये लगाने वाले लोग हैं, ये के विषय पर भी बोलते हैं, खाली के विषय पर चिंता नहीं होती है, स्वाति बालीवाल जी के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, स्वाति बालीवाल जी के विषय पर ये राष्ट्रमोत्सव है, उन्हें बोलना चाहिए, अच्छे के विषय पर बोलना चाहिए, टेक्नोलॉजी के विषय पर बोलना चाहिए। अच्छे वोट क्यों नहीं रहे हैं? जाती है, बात कर रहे। चलिए ठीक है अग्रवाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार मैं पीसीआर से आग्रह करूंगा आपकी आवाज को क्लियर करें। और राकेश जी, अगर देखा जाए अब तक के जो चरणों में चुनाव हुआ है उसमें पिछली बार बीजेपी ने ज़्यादा कामयाबी पाई थी, लेकिन अब की बार के जो समीकरण है वो बदल चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में सपा का दबदबा ज़्यादा रहा है और अब की बार सपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन में है, तो अब की बार आपको कितनी सीटों की बढ़त मिल सकती है? देखिए, अगर यूपी की आप बात करते हैं तो आप ये मानिए कि कांग्रेस सपा मिलते जो हमारा इंडिया गठबंधन है लगभग 50% से ज्यादा सीट लाने की संभावना है। ये परिदृश्य इसलिए बदला है क्योंकि जिस तरीके से पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मिले, मोदी जी के नाम पर वोट मिले, प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिले, 2019 में वही शिवू का फिर फेंका गया कि आपकी बार 305 जनता ने वोट दिए। लेकिन जनता ने दोनों बार देखा कि जो हमें डिलीवर होना था, जिन बातों को लेकर सत्ता में आए थे, आप बातों को लेके आए थे कि विदेश में धन जमा है, भ्रष्टाचार रोकेंगे, वहां से धन लेके आएंगे, ये मुद्दा फेल हो गया। नोटबंदी की, काला धन बाहर आ जाएगा, मुद्दा फेल हो गया। जीएसटी लागू करी, वो व्यवस्थित लागू नहीं हो पाई, इससे देश में स्थिति विभिन्न स्तर पर खराब हो गई। रुपये का मूल्य जो ठीक होना था वो नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति में भारत पिछड़ता गया, अब तो विकासशील देश भी नहीं रहा। तो ये बहुत सारी चीजें थी जहाँ से ऐसा लगने लगा युवाओं को, जो विदेश गए थे युवा वहां से कनाडा से भी रवाना कर दिए जा रहे हैं, वहां रहने नहीं दे रहे हैं, तो बहुत जगह स्थितियां बदलती जा रही है। क्यों हो रहा है ये? 70 साल में तो कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के छात्रों को, युवाओं को निकाला हो, उनको रवाना कर दिया वहां से कि हमने आपकी आवश्यकता नहीं, आपको वीजा नहीं देंगे। एक तो विदेश नीति कोई स्पष्ट नहीं थी, आपका कोई इरादा बिल्कुल स्पष्ट नहीं था किस नीति के साथ चल रहा है। महिमा मंडन हमारे देश में होता रहा, उनका हमारे देश का मीडिया करता रहा, लेकिन बाहर अगर आप निकल के देखेंगे उस परिदृश्य से तो पूरे स्थिति विपरीत है। जो हालात हैं तो छोटे छोटे देश, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ की आर्थिक स्थिति हमसे ज्यादा मजबूत हो रही है, ये सच है आंकड़ों में। अब जब ये सब युवा देख रहा है, नई पीढ़ी देख रही है, तो उसको लग रहा है कि देश का भविष्य तो गर्त में ले ही जा रहे हैं, उनका भविष्य भी गर्त में जा रहा है। सिर्फ नारे लगाने से, जय श्री राम बोलने से या अन्य चीजों से किसी का पेट नहीं भरता है, उसको काम की जरूरत होती है, उसको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत होती है। वो मोदी सरकार में किसी भी मंत्री ने नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे कि जो वित्त मंत्री हैं इनकी, उन्होंने कुछ चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का जो वित्त मंत्री है, अगर उसके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता अरब खरबपति होते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का चंदा ले रहे हैं रिटर्न बॉन्ड से, लेकिन वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने, इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी में भी किस तरह की तानाशाही है, किस तरीके से लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उनको साइडलाइन किया गया, उनके मुंह में अपने शब्द डाले गए कि आप ऐसा बोलो इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनको साइडलाइन करना था। कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया था कि आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है और अब वो इसको संभालने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनको घर बैठा दिया गया।
तो जब देश की ये स्थिति ला दी है, देश का आम युवा पढ़ा लिखा वो भी समझने लग गया कि सिर्फ नारों से नहीं चलता, सिर्फ धर्म के आधार पर ये देश कभी नहीं चला, ये देश संविधान से चलता है। और जब संविधान की आप स्थिति ऐसी कर देंगे कि लोगों को ये सोचना पड़े कि हमारा अधिकार अब है या नहीं, हम अब बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। इस देश में आप देखेंगे ये हालात है कि अगर आप किसी को कोई सवाल पूछने जाते हैं किसी अधिकारी से या बीजेपी के नेता से, तो वो आपके खिलाफ FIR लिखा देता है ये सवाल पूछिए। चलिए ठीक है सर। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो निश्चित तौर पर विरोध बड़ा होगा और ये 2004 की स्थिति बन रही है, सत्ता से बाहर होने की कगार पे। ठीक है अभिलाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभिलाल जी, अगर हम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं रही है जो बाकी चरणों में जो चुनाव हुए हैं उनमें रही है। अगर पूर्वांचल में पिछली बार की बात करें तो पूर्वांचल में बीजेपी को 17 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। और लेकिन जिन सीटों पर कामयाबी मिली थी उनमें भी कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन के साथ बीजेपी जीती थी। अब की बार आप कैसे पुराना सब कुछ दोहराना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, ये सबको नजर आ रहा है। जब तक कह रही है आपकी बार 500 पार, हम कह रहे हैं आपकी बार 500 पार, लेकिन जनता की ओर से आवाज आ रही है कि आपकी बार 500 पार। आखिर क्यों आ रही है आवाज? ये आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि हमने गांव की चिंता की है, आदिवासियों को हमने सम्मान किया है कि द्रौपदी मुर्मू जी का काम करने का कांग्रेस के वो काम करते हैं। और गांव गरीब को मजबूत विचार से किया जा रही विषय पर चिंता करते हैं, हम करते हैं। आपके समय में बात कर ली जाए की डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर की बात कर ली जाए, आज के समय में डिफेंस सेक्टर भी मजबूत हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आगे बढ़ा, रहा है, एमएसएमई की बात कर ली जाए, की बात कर ली जाए, हाईवे बनाने की बात कर ली जाए, सड़कों के विकास की बात कर ली जाए, एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर की बात कर ली जाए, हमने सबकी चिंता की है। हमने योजनाएं चलाई है और उन योजनाओं का हिंदू मुसलमान से ईसाई जैन बौद्ध पार्टी सबको मिला है। अगर जीवन मिशन हमने चलाया है, मंत्रालय का गठन हमने किया है, हमने जो योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, सौभाग्य योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, इन योजनाओं का लाभ हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला है। और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, भाषा विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात है, हमारे द्वारा किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया गया था। इस बात को याद रखना चाहिए। जो भी अभिलाल जी, ठीक है, किसानों का ऋण माफ किया था और किसान हमसे ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिलाल जी, सुन लीजिए ठीक है अभिलाल जी, अभी जो आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और बीजेपी सभी के लिए समान रूप से कर रही है, लेकिन आप कांग्रेस पर हमलावर होते रहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने जा रही है। एक तो ये है, और दूसरा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि वो मुसलमानों को आरक्षण देगी। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, उसका मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। इन्हें याद करना चाहिए इमरान नसीब का बयान, ये बयान याद करना चाहिए, इनके पार्टी के नेताओं के बयान इन्हें याद करने चाहिए। पिथौड़ा का अभी का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, उसे याद करना चाहिए। विस्तार से पिथौड़ा के द्वारा दक्षिण भारतीय लोगों का अपमान किया गया, उत्तर भारत के लोगों का अपमान किया गया, पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान किया गया, दक्षिण भारतीयों को यह स्थिति बताते हैं, इनकी हिम्मत है। और उसके साथ साथ राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, और यदि राम मंदिर का प्रचार करते हैं, हम राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। राम मंदिर निर्माण यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है, उसका मैं उदाहरण बता देता हूँ। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसीलिए उसी तरीके से कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट हो सका है। कोर्ट के जजमेंट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का कार्य हमारे द्वारा किया था। कोई ऐसा इशू रहा, कोई लॉ ऑर्डर का इशू नहीं आया, बात को देखना चाहिए। चलिए ठीक है
राकेश जी, फिलहाल चुनावी दौर चल रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं वो जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, काफी अच्छा बनाया है, उसमें जनता के लिए काफी चीजें अच्छी हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के दौरान यूपी की जनता के लिए बोला था कि भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो राशन दे रही है तो हम आपको 10 किलो राशन देंगे। लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी कहती हैं कि राशन से युवाओं का भला नहीं होने वाला। देखिए, निश्चित तौर से राशन से युवाओं का भला नहीं होने वाला, लेकिन 10 किलो राशन की घोषणा उस गरीब वर्ग के लिए है जो बिल्कुल निचले स्तर की जिंदगी जी रहा है, जिसको स्कूल के नसीब जिनके बच्चे से नहीं होता। ये घोषणा उसके लिए की। उन्होंने युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए 10 किलो राशन की घोषणा नहीं की, क्योंकि देश में 83 करोड़ से ज्यादा लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जिनको एक टाइम का राशन मिल रहा है। उसमें पढ़े लिखे परिवार भी हैं और जो अनपढ़ परिवार भी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बिल्कुल मजदूरी करते हैं, वो भी हैं। तो उन परिवारों के लिए बात है कि इस देश को वापस पटरी में लाने में अगले 10 साल और लगेंगे, क्योंकि जो बर्बाद करा है पिछले 9 साल में, जो स्थिति करी है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री जी तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि मुसलमान आएंगे तुम्हारा एक मकान छीन लेंगे, मुसलमान आएंगे तुम्हारी एक गाड़ी छीन लेंगे, कांग्रेस उनको गाड़ी दे देगी, एक मकान उनको बांट देगी, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी। ऐसे तो भाषा प्रधानमंत्री ने बोली है। उनके प्रवक्ता किस मुद्दे में ये बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की? आपके प्रधानमंत्री को तो सिखाइए कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है, देश की सभ्यता क्या है, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से देश के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। जो आदमी लगातार झूठ बोलता हो, जो देश के नेताओं को शहजादा बोलता हो, उसकी क्या परिपाटी होगी, उसकी सोच कितनी खराब होगी। मुसलमानों को लेके जिसकी सोच में शुरू से ये दिमाग में बैठा हुआ है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो कैसे सबको साथ लेके चल सकता है? एक छुपा हुआ एजेंडा भाजपा का तो है अपने पीछे, लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए बीजेपी के इस एजेंडे को कभी भी वो नहीं करेंगे। इसलिए बीजेपी डरती है और बार बार उस एजेंडे पर आके पीछे हट जाती है। लेकिन इस बार तो सत्ता से बाहर होने का समय आ गया है, तो पूरी छटपटाहट है। लगातार इन बातों को जनता के सामने लाया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो जाए और हमें फायदा मिल जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है कि अब ये खेल 2 बार हो गया है, अब तीसरी बार ये नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर 4 जून को इनकी विदाई तय हो गई। चलिए ठीक है सर, मैं आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो देखने वाली बात यह है कि चुनावी दौर चल रहा है और मंच पर एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी राहुल गांधी पर हर जनसभा में निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो उनको शहजादा कहकर संबोधित करते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सेना को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाते हैं। पिछली बार के जो 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मुंह से मुस्लिम शब्द का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।